Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to the Scholar Science College. My name is Sana Nisar and today is our 11th lecture of chapter number 13 SNP block element. Students, last lecture में हमने ग्रुप 2 अल्कलाइन अर्थ मेटल्स को डिस्कस किया था और आज के लेक्चर में हमने ग्रुप 4 कार्बन फैमिली को स्टार्ट करना है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ग्रुप 4 में कौन कौन से एलिमेंट्स इंक्लूडेड हैं। तो ग्रुप 4 का पहला एलिमेंट है कार्बन, देन सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। आज के लेक्चर में बच्चों हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट डिस्कस करनी है। द ट्रेंड फ्रॉम नॉन मेटल टू मेटल इन ग्रुप 4 एलिमेंट्स, ऑक्सीडेशन स्टेट, क्लोराइड्स ऑफ कार्बन, सिलिकॉन एंड लेड एंड ऑक्साइड्स ऑफ ग्रुप 4 एलिमेंट्स को डिस्कस करना है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 4 एलिमेंट्स से। तो यहाँ पे हम जो फिजिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि ग्रुप 4 में मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड क्या है। जब हम लोग कार्बन से ऑनवर्ड लेड तक मूव करते हैं तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज़ करता है। अब ये जो डिक्रीज़ है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में, ये रेगुलर नहीं है, यहाँ पे एक इर्रेगुलर ऑर्डर है और उसकी रीज़न हम डिस्कस करेंगे और हम ये देखेंगे कि क्यों मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डाउनवर्ड जब हम मूव करते हैं ग्रुप 4 में तो डिक्रीज़ करता है। सो अगर हम रीज़न डिस्कस करें तो एज यू ऑल नो दैट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन द इंटर एटॉमिक फोर्सेस। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंटर एटॉमिक फोर्सेस पे डिपेंड करता है। ठीक हो गया। जब हम डाउनवर्ड मूव करते हैं फ्रॉम कार्बन टू सिलिकॉन तो जो एटॉमिक साइज़ है वो इंक्रीज़ करता है और एटॉमिक साइज़ के इंक्रीज़ करने से जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन है वो डिक्रीज़ करती है और एटम्स के दरमियान में जो इंटर एटॉमिक, अब क्योंकि साइज़ बड़ा हो रहा है डाउन द ग्रुप, जो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस है वो ज़्यादा होगा। इंटर एटॉमिक डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से जो फोर्सेस होती हैं इंटर एटॉमिक फोर्सेस वो डिक्रीज़ कर जाती हैं। अब इंटर एटॉमिक फोर्सेस क्योंकि डाउनवर्ड डिक्रीज़ कर रही हैं तो उन फोर्सेस को ब्रेक करने के लिए थोड़ी सी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, इसलिए हम कहते हैं कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप डिक्रीज़ करता है। अब अगर आप कार्बन और सिलिकॉन को देखें तो उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई है एज़ कम्पेयर टू अदर मेंबर ऑफ द सेम ग्रुप। अब रीज़न क्या है क्यों कार्बन और सिलिकॉन का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई है? क्योंकि कार्बन और सिलिकॉन जो हैं वो एक जॉइंट कोवलेंट नेटवर्क फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे अगर हम कार्बन को देखें तो कार्बन डायमंड में और सिलिकॉन जो है वो सिलिका में, तो इनकी स्ट्रक्चर जो है वो एक जॉइंट स्ट्रक्चर है जिसके अंदर नेटवर्क ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स हैं और उन बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए, क्योंकि नेटवर्क ऑफ बॉन्ड्स हैं तो उनको ब्रेक करने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है। तो उनमें जो कार्बन और सिलिकॉन है उसकी स्टेबिलिटी की रीज़न ही उनका जॉइंट स्ट्रक्चर है। क्योंकि कार्बन और सिलिकॉन बहुत ज़्यादा स्टेबल है जॉइंट स्ट्रक्चर की वजह से, इसलिए उनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो हाई है अदर मेंबर्स ऑफ द सेम ग्रुप। अब अगर हम लोग डाउनवर्ड मूव करें कार्बन से सिलिकॉन में एंड देन जर्मेनियम, टिन एंड लेड, सो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में एक डिक्रीज़ आ रहा है। लेकिन अगर हम देखें यहाँ पे टिन को तो टिन एक इरेगुलर बिहेवियर शो कर रहा है। टिन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो लेड से कम है, हालांकि उसको ज़्यादा होना चाहिए। तो इसकी रीज़न क्या होती है? इसकी रीज़न होती है डिस्टॉर्टेड 12 कोऑर्डिनेटेड स्ट्रक्चर। अब डिस्टॉर्टेड 12 कोऑर्डिनेटेड स्ट्रक्चर क्या है? अब जो टिन है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 12। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब है अटैचमेंट। टिन के लेटस के अंदर हर एक एटम जो है वो फर्दर 12 अदर एटम्स के साथ अटैच है। अब क्योंकि डाउनवर्ड जब हम मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज़ भी इंक्रीज़ करता है, तो टिन का साइज़ भी लार्ज है और 12 एटम इसके साथ अटैच हैं, तो एटम्स के दरमियान में होती है रिपल्जन। उस रिपल्जन की वजह से स्टेबिलिटी कम होती है और लेस स्टेबल होने की वजह से जो फोर्सेस हैं वो वीक हो जाती हैं, इंटर एटॉमिक फोर्सेस वीक हो जाती हैं और वीक फोर्सेस को ब्रेक करने के लिए लेस एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। इसलिए जो मेल्टिंग पॉइंट है टिन का वो लेड के कंपैरेटिवली कम है। तो इसकी रीज़न हम ये देते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टिन इज़ लेस देन दैट ऑफ लेड बिकॉज ऑफ डिस्टॉर्टेड 12 कोऑर्डिनेटेड स्ट्रक्चर रादर देन अ प्योर वन। अब स्टूडेंट्स जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हैं? सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ग्रुप 4 एलिमेंट्स डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप।
So decrease in melting point as well as in boiling point is due to the decrease in interatomic forces as we move from carbon to lead. जैसे जैसे हम कार्बन से मूव करके आते हैं सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड तक, तो जो इंटर एटॉमिक फोर्सेस हैं वो वीक होती जाती हैं, मींस एटम के दरमियान में जो फोर्सेस हैं वो वीक होती जाती हैं, और वीक फोर्सेस को ब्रेक करने के लिए थोड़ी सी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, इसलिए मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी डाउनवर्ड डिक्रीज करता है. The melting and boiling points of carbon and silicon are notably high because of the tendency of these elements to form joint molecule. कार्बन और सिलिकॉन का हाई, क्योंकि जो कार्बन है वो फर्स्ट एलिमेंट है और सिलिकॉन सेकंड एलिमेंट है. एक तो इनके एटम की साइज़ भी स्मॉल है, कार्बन और सिलिकॉन के एटम स्मॉल साइज़ के हैं, इनकी जो इंटर एटॉमिक फोर्सेस हैं वो स्ट्रॉन्ग हैं, और दूसरी बात ये है ये जॉइंट कोवलेंट स्ट्रक्चर की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, और जॉइंट कोवलेंट स्ट्रक्चर की फॉर्म में एग्जिस्ट करने की वजह से ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं, और हाई स्टेबिलिटी है इसलिए इनका जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है वो भी ज़्यादा है. और फिर हम जिस तरह कार्बन सिलिकॉन से डाउनवर्ड मूव करते हैं तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करता जाता है. सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टिन इज लोअर देन दैट ऑफ लेड, वाई. तो इसकी रीज़न हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं दैट टिन हैज़ अ कोऑर्डिनेशन नंबर 12. टिन का कोऑर्डिनेशन नंबर 12 है, और 12 एटम्स जो हैं उनके दरमियान में जब वो एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं तो एक तो साइज़ भी लार्ज है और 12 एटम्स की अटैचमेंट भी है, तो रिपल्जन की वजह से स्टेबिलिटी डिक्रीज़ कर जाती है. स्टेबिलिटी कम होती है तो जो इंटर एटॉमिक फोर्सेस हैं वो भी डिक्रीज़ हो जाती हैं या वीक हो जाती हैं, और एज अ रिजल्ट जो मेल्टिंग पॉइंट है वो डिक्रीज़ हो जाता है. तो जो टिन की स्ट्रक्चर है वो डिस्टॉर्टेड हो जाती है. डिस्टॉर्टेड का मतलब है टेढ़ी. तो टिन की 12 कोऑर्डिनेटेड डिस्टॉर्टेड स्ट्रक्चर होने की वजह से उसमें अनस्टेबिलिटी होती है, और इस वजह से इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो लेड के कंपैरेटिवली कम होता है. अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं आज का सेकेंड पॉइंट दैट इज़ द ट्रेंड फ्रॉम नॉन मेटल टू मेटल. ग्रुप 4 कार्बन फैमिली में जब हम कार्बन से ऑनवर्ड मूव करते चले जाते हैं तो यहाँ पे मेटालिक कैरेक्टर में चेंज आता है. जैसे कि द फर्स्ट टू एलिमेंट्स कार्बन एंड सिलिकॉन आर नॉन मेटल्स. कार्बन और सिलिकॉन नॉन मेटल हैं, जबकि सिलिकॉन की जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो समहाउ मेटालॉइड्स हैं, मेटालॉइड से मैच करती हैं. मींस जो सिलिकॉन है उसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ मीन कंडक्टिविटी जो है वो सेमी मेटल्स की तरह है, मेटालॉइड्स की तरह है. अब कार्बन और सिलिकॉन के बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट आता है थर्ड एलिमेंट दैट इज जर्मेनियम. द थर्ड एलिमेंट जर्मेनियम इज पार्टली अ मेटल एंड पार्टली अ नॉन मेटल मींस मेटालॉइड. ऐसा एलिमेंट जो एज अ मेटल भी बिहेव करे और एज अ नॉन मेटल भी बिहेव करे उसको मेटालॉइड कहते हैं. मींस अगर हम टेम्परेचर हाई करेंगे सो इट बिकम्स एक्ट लाइक अ मेटल, और जब हम टेम्परेचर लो करेंगे सो इट बिकम्स एक्ट लाइक अ नॉन मेटल. सो डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस तो हम इसको मेटालॉइड कहते हैं. द लास्ट टू एलिमेंट्स टिन एंड लेड आर मेटल्स. जो लास्ट टू एलिमेंट हैं टिन और लेड वो मेटल्स हैं. तो हम ये देख रहे हैं कि फर्स्ट टू एलिमेंट्स नॉन मेटल हैं, देन जर्मेनियम मेटालॉइड है जिसमें कुछ नॉन मेटल का कैरेक्टर है और कुछ मेटल का कैरेक्टर है. उसके बाद जो टिन और लेड हैं वो मेटल्स हैं. तो अब देखिए डाउनवर्ड जो है मेटालिक कैरेक्टर वो इंक्रीज कर रहा है. सो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेज व्हेन वी मूव फ्रॉम कार्बन ऑनवर्ड टिल लेड. अब इसकी रीज़न क्या है, क्यों मेटालिक कैरेक्टर डाउनवर्ड इंक्रीज कर रहा है, क्यों पहले एलिमेंट्स जो हैं वो नॉन मेटल्स हैं, देन मेटालॉइड हैं, और लास्ट वाले टू जो हैं वो मेटल्स हैं. इसकी रीज़न ये है कि जो मेटालिक कैरेक्टर होता है वो डिपेंड करता है किसी भी एलिमेंट की एबिलिटी पे कि उसके वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को वो लूज़ करने की एबिलिटी रखता है या नहीं रखता. सो जब हम डाउनवर्ड मूव करते हैं अलोंग द ग्रुप कार्बन से ऑनवर्ड तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ करता है. एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ करने के साथ साथ क्योंकि शेल्स ऐड हो रही हैं तो एटॉमिक साइज़ भी इंक्रीज़ कर रहा है. एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ करने से जो न्यूक्लियस का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है ऑन द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन वो कम हो जाता है. अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे क्योंकि कम हो गया है इसलिए जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो डिक्रीज़ कर जाती है. आयनाइजेशन एनर्जी कौन सी एनर्जी है, वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो कम हो जाती है. इलेक्ट्रॉन जो है वो ईजिली रिमूव हो जाता है अपनी वैलेंस शेल में, और ये रिप्रेजेंट करता है मेटालिक कैरेक्टर को. हमने बताया है कि मेटालिक कैरेक्टर डिपेंड करता है एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट टू लूज इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन. तो जब हम डाउनवर्ड मूव करते हैं तो एलिमेंट्स की एबिलिटी टू
लूज वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होती जाती है, साइज़ बड़ा हो रहा है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम हो रही है, सो एबिलिटी टू लूज वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होती जा रही है, तो एज अ रिजल्ट मेटालिक कैरेक्टर डाउनवर्ड इंक्रीज कर रहा है। इसलिए हम कहते हैं व्हेन वी मूव फ्रॉम कार्बन टिल लेड द मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेज। कार्बन सिलिकॉन नॉन मेटल है, जर्मेनियम नॉन मेटल भी है और मेटालिक कैरेक्टर भी शो करता है, जबकि टिन और लेड जो हैं वो प्योरली मेटल्स हैं। नाउ वी मूव टूवर्ड्स द ऑक्सीडेशन स्टेट। जो ग्रुप 4 है कार्बन फैमिली, वो किस तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती हैं। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है। द अपेरेंट चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव ऑन एन एटम इन अ सब्सटेंस इज कॉल्ड इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट। किसी भी एटम में किसी सब्सटेंस के अंदर जो भी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज अपीयर होता है वो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाती है, ठीक है। अब ग्रुप 4 की अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो वो होती है NS2NP2। अब यहाँ पे ये वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, मींस जो लास्ट शेल है एलिमेंट या एटम की, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इससे ये पता चल रहा है कि ग्रुप 4 एलिमेंट्स की वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में पेयर्ड होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो p ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं। तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है, जिनमें से 2 s ऑर्बिटल में है और 2 p ऑर्बिटल में है। n यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है पीरियड नंबर को। जैसे कार्बन जो है पीरियड 2 से बिलोंग करता है, तो कार्बन की वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 2s2 2p2। सिलिकॉन पीरियड 3 से बिलोंग करता है, तो उसकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 3s2 3p2। तो ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ग्रुप 4 के एलिमेंट्स के लिए और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। The most striking feature of the element of group 4 is the existence of two oxidation state. Group 4 के एलिमेंट दो तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं और ये इनका एक डिफरेंट फीचर है। और वो जो दो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं वो है एक +2 ऑक्सीडेशन स्टेट और दूसरी है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब हम ये देखेंगे कि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट कौन से एलिमेंट्स शो कर रहे हैं और स्टेबल कहाँ किस एलिमेंट में है, और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट कौन कौन से एलिमेंट शो कर रहे हैं और किस किस एलिमेंट में ये स्टेबल है और किस में लेस स्टेबल है। सो स्टूडेंट्स, एज यू ऑल नो दैट फर्स्ट एलिमेंट कार्बन है, देन सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। तो जैसे हम ग्रुप 4 में डाउनवर्ड मूव करते हैं, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती जाती है और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट लेस स्टेबल होती जाती है। इसका मतलब ये है कि जब हम डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं +2 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती जा रही है, तो शुरू के एलिमेंट्स की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट लेस स्टेबल है और लास्ट वाले एलिमेंट की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट मोर स्टेबल है। सिमिलरली जब हम डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट लेस स्टेबल होती जा रही है। इसका मतलब है कि कार्बन सिलिकॉन की +4 ऑक्सीडेशन स्टेट मोर स्टेबल है और जब हम डाउनवर्ड मूव करते हैं तो लास्ट एलिमेंट जो हैं इनकी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट लेस स्टेबल है। तो अगर हम लोग शुरू के एलिमेंट की बात करें कार्बन और सिलिकॉन की, उनकी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट मोर स्टेबल है और ये रेयर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत रेयर है, ठीक है, क्योंकि ये +4 में स्टेबल हैं। तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो अपने आप को ईजिली, अगर वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वो अनस्टेबल हैं और अपने आप को फ़ौरन से ऑक्सीडाइज कर लेते हैं टू +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि वो +4 में स्टेबल हैं फर्स्ट 2 एलिमेंट्स कार्बन एंड सिलिकॉन। और जैसे जैसे हम आगे मूव करते जाते हैं तो +4 लेस स्टेबल होती जाती है और +2 मोर स्टेबल होती जाती है। इसको अब हम देखेंगे इस तरह से कि अब आपको एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं, लाइक कार्बन है +4 में, सिलिकॉन +4 में, जर्मेनियम +4 में, टिन +4 में और लेड +4 में। अब बच्चों अगर आप ये देखें तो डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं तो हमने ये डिस्कस किया कि +4 ऑक्सीडेशन स्टेट लेस होती जा रही है। तो कार्बन जो है इसकी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट मोर स्टेबल है और लेड की +4 ऑक्सीडेशन स्टेट लेस स्टेबल है। सिमिलरली अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट +2 की बात करते हैं तो कार्बन सिलिकॉन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते, ठीक है, बहुत कम करते हैं, बहुत रेयरली करते हैं, क्योंकि इनमें +4 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है। अगर +2 में एग्जिस्ट भी करेंगे तो फ़ौरन से अपने आप को ऑक्सीडाइज कर लेंगे +4 में। तो जर्मेनियम, टिन और लेड की अगर हम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो डाउनवर्ड, क्योंकि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती जाती है, जर्मेनियम की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट लेस स्टेबल है और लेड की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट मोर स्टेबल है। ठीक हो गया। तो यहाँ से आप लोगों को ये समझ आती है कि शुरू के एलिमेंट्स की +4 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती है और लास्ट के एलिमेंट की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती है। तो जो जर्मेनियम, टिन और लेड हैं ये +2 भी शो करते हैं, +4 भी शो करते हैं। ठीक हो गया।
अब यहाँ पे एक दो क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। लाइक फर्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज़ मोर स्टेबल, जर्मेनियम +4 और लेड +4, इन दोनों में से ज़्यादा स्टेबल एलिमेंट या ऑयन कौन सा है। तो अगर आप देखिए हमने कहा डाउनवर्ड जब हम मूव कर रहे हैं तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती जा रही है, लेस स्टेबल होती जा रही है, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट डाउनवर्ड लेस स्टेबल होती जा रही है। सो जर्मेनियम पहले आता है और लेड बाद में आता है। इट मीन्स जर्मेनियम +4 इज़ मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू लेड +4। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज़ मोर स्टेबल, जर्मेनियम +2 और लेड +2। अब यहाँ पे +2 कैटॉइन का पूछा गया है। सो हमने ये डिस्कस किया है कि जब हम डाउनवर्ड मूव करते हैं तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती जाती है। इट मीन्स लेड सबसे एंड पे आता है। सो लेड +2 इज़ मोर स्टेबल देन जर्मेनियम +2। सो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, अभी तक हमने ऑक्सीडेशन स्टेट को डिस्कस किया है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दैट इज़ क्लोराइड्स ऑफ कार्बन, सिलिकॉन एंड लेड। अब कार्बन फैमिली में जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है कार्बन, सेकंड एलिमेंट है सिलिकॉन और लास्ट एलिमेंट है लेड। इनकी हमने क्लोराइड्स को डिस्कस करना है और इनके हमने टेट्राक्लोराइड्स पे जो है अपना फोकस रखना है, कार्बन, सिलिकॉन एंड लेड टेट्राक्लोराइड्स। अगर हम इनकी टेट्राक्लोराइड्स की बात करते हैं तो ग्रुप 4 के टेट्राक्लोराइड्स के लिए जो जनरल फार्मूला यूज़ होता है वो होता है MCl4, जिसमें Cl4 रिप्रेजेंट करता है 4 क्लोराइड्स अटैच हैं और M रिप्रेजेंट कर रहा है जनरली ग्रुप 4 एलिमेंट, जो कार्बन भी हो सकता है, सिलिकॉन हो सकता है, जर्मेनियम, टिन एंड लेड, कोई भी एलिमेंट हो सकता है ग्रुप 4 का। दे आर ऑल सिंपल कोवलेंट मॉलिक्यूल्स, ये सब सिंपल कोवलेंट मॉलिक्यूल हैं विद अ टिपिकल टेट्राहेड्रल शेप, क्योंकि 4 एलिमेंट्स अटैच हैं और 4 के 4 एलिमेंट्स जो हैं वो सब के सब सेम है। मीन्स जो 4 एटम अटैच हैं ग्रुप 4 के एलिमेंट M के साथ जो 4 एटम अटैच है क्लोराइड के, वो सब सेम है। तो स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल है विद 109.5 डिग्री एंगल। ऑल ऑफ देम आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, क्योंकि ये सारे सिंपल कोवलेंट मॉलिक्यूल हैं, इनके दरमियान वीक वॉन डर वॉल फोर्सेस एग्जिस्ट करेंगी, तो ये सारे के सारे लिक्विड होंगे रूम टेम्परेचर पे। ठीक हो गया। Although at room temperature, lead 4 chloride will tend to decompose to give lead 2 chloride and chlorine gas. अब जितने भी टेट्राक्लोराइड्स हैं, लाइक कार्बन का टेट्राक्लोराइड, सिलिकॉन का टेट्राक्लोराइड, सिमिलरली कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम एंड टिन, इन 10 तक जितने भी टेट्राक्लोराइड्स हैं वो रूम टेम्परेचर पे स्टेबल होते हैं। लेकिन जो लेड का टेट्राक्लोराइड है दैट इज़ अनस्टेबल, वो रूम टेम्परेचर पे अनस्टेबल होता है और फ़ौरन से डिकम्पोज हो जाता है इनटू लेड 2 क्लोराइड और साथ में क्लोरीन गैस इवॉल्व हो जाती है। अब हम डिस्कस करेंगे लेड के क्लोराइड को। ठीक है, लेड 2 क्लोराइड को PbCl2, जिसमें लेड की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +2। स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पहले लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया है कि जब हम डाउनवर्ड मूव करते हैं ग्रुप 4 में तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती जाती है। सो लेड की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है और +4 लेस स्टेबल है। इसलिए लेड का जो टेट्राक्लोराइड है उसमें लेड की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होती है जो लेस स्टेबल है। इसलिए लेड डिकम्पोज हो जाता है और अपने आप को कन्वर्ट कर देता है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, दैट इज़ लेड 2 क्लोराइड, और साथ में क्लोरीन गैस इवॉल्व हो जाती है। अब हम देखते हैं जो लेड 2 क्लोराइड है इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। लेड 2 क्लोराइड इज़ अ वाइट सॉलिड मेल्टिंग एट 501 डिग्री सेल्सियस। लेड 2 क्लोराइड जो है वो सॉलिड नेचर रखता है। सॉलिड नेचर क्यों रखता है? क्योंकि आयनिक कंपाउंड है और आयनिक कंपाउंड के दरमियान में आयनिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं, दैट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। और आयनिक फोर्सेस होने की वजह से, क्योंकि आयनिक फोर्सेस स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं, इसलिए इनकी नेचर क्या है, ये सॉलिड की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं। और मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत हाई है, 501 डिग्री सेंटीग्रेड है, क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी तो उनको ब्रेक करने के लिए ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई है। इट इज़ वेरी स्लाइटली सॉलेबल इन कोल्ड वाटर बट मोर सॉलेबल इन हॉट वाटर। जब हम इसको वाटर में डालते हैं, क्योंकि आयनिक कंपाउंड है, तो हॉट वाटर में आयनिक फोर्सेस ब्रेक हो जाती हैं और ये सॉलेबल हो जाता है। यू कैन थिंक ऑफ लेड 2 क्लोराइड एज बीइंग मेनली आयनिक इन कैरेक्टर। ठीक है, अब मैंने आपको सारी प्रॉपर्टीज़ बताई हैं कि सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है, वाटर के अंदर सॉलेबल हो जाता है हॉट वाटर में। तो इसकी रीज़न क्या है? आयनिक फोर्सेज हैं, क्योंकि ये एक आयनिक कंपाउंड है और आयनिक कंपाउंड में आयनिक फोर्सेज होती हैं और आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, इसलिए नेचर भी सॉलिड है, मेल्टिंग पॉइंट भी हाई है और हॉट वाटर के अंदर डिसॉल्व भी हो जाता है।
नेक्स्ट हम मूव करते हैं स्टेबिलिटी पे। अब हम स्टेबिलिटी पे आते हैं कि अब हम लेड टेट्राक्लोराइड डिस्कस कर रहे थे, तो लेड टेट्राक्लोराइड से हम क्यों लेड डाइक्लोराइड पे आ गए हैं, लेड 2 क्लोराइड पे आ गए हैं। तो स्टेबिलिटी को हम डिस्कस करते हैं। एट द टॉप ऑफ द ग्रुप 4 द मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट शोन बाय द एलिमेंट इज +4। ग्रुप 4 एलिमेंट में जो स्टार्टिंग के एलिमेंट्स हैं उनमें स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। दिस इज द ऑक्सीडेशन स्टेट शोन बाय कार्बन एंड सिलिकॉन इन कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड। अब कार्बन का जो टेट्राक्लोराइड है और सिलिकॉन का जो टेट्राक्लोराइड है वो बहुत स्टेबल है, वो डिकम्पोज नहीं होता रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। इसकी रीज़न क्या है, कार्बन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल है और सिलिकॉन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल है, इसलिए इनके टेट्राक्लोराइड्स भी रूम टेम्परेचर पे स्टेबल हैं। These therefore have no tendency to split up to give dichlorides। तो ये रूम टेम्परेचर में डिकम्पोज होकर डाइक्लोराइड नहीं देते। However, the relative stability of the +4 oxidation state fall as you go down the group, and the +2 oxidation state become the most stable by the time you get to lead। जब हम डाउनवर्ड मूव करते हैं तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट लेस स्टेबल होती जाती है और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट मोर स्टेबल होती जाती है। इस वजह से जब हम डाउनवर्ड मूव करते हैं तो जो लेड का टेट्राक्लोराइड है वो लेस स्टेबल हो जाता है और डिकम्पोज हो जाता है रूम टेम्परेचर पे टू गिव लेड 2 क्लोराइड एंड क्लोरीन गैस। तो अब ये देखते हैं कि जो लेड का टेट्राक्लोराइड है उसमें लेड पे +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है जो लेस स्टेबल है, डिकम्पोज हो जाएगा लेड का टेट्राक्लोराइड रूम टेम्परेचर पे और कन्वर्ट हो जाएगा लेड 2 क्लोराइड पे, जिसमें लेड पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है और वो स्टेबल है और साथ में क्लोरीन गैस इवॉल्व होगी। तो यहाँ पे आपने देखा है कि किस तरह से लेड टेट्राक्लोराइड अनस्टेबल है और ये डिकम्पोज हो जाता है रूम टेम्परेचर में और कन्वर्ट हो जाता है लेड 2 क्लोराइड में, ठीक हो गया। अब हम देखते हैं कार्बन फैमिली के जितने भी टेट्राक्लोराइड्स हैं उनका वाटर के साथ रिएक्शन, जिसको हम कहते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ टेट्राक्लोराइड्स। एक्चुअली द हाइड्रोलिसिस ऑफ टेट्राहेलाइड, जनरली हेलाइड बोलते हैं, अब हेलाइड में हम यहाँ पे क्लोराइड्स देख रहे हैं या कोई भी हेलाइड हम देख सकते हैं। सो द हाइड्रोलिसिस ऑफ दीज टेट्राहेलाइड टेक प्लेस इन 2 स्टेप्स। 2 स्टेप में हाइड्रोलिसिस होता है। पहला स्टेप हमारे पास क्या होता है, इन दिस स्टेप the oxygen atom of water which act as a donor attacks the central atom of the halide to form a coordinate bond with it and thus produce an unstable intermediate compound MX4.4H2O। फर्स्ट स्टेप हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, हमारे पास जो टेट्राहेलाइड है जिसमें M हमारे पास कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, ये 5 एलिमेंट हैं ग्रुप 4 के। इन M जनरली रिप्रेजेंट कर रहा है ग्रुप 4 को और X रिप्रेजेंट कर रहा है हेलाइड को, ठीक हो गया। तो अब हमने 4 वाटर मॉलिक्यूल इसमें ऐड किए हैं या इसको वाटर से रिएक्ट करवाया है। तो अब जो वाटर मॉलिक्यूल हैं इसमें ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है और लोन पेयर जो है ऑक्सीजन एज अ डोनर एक्ट करता है और अपने लोन पेयर को जो ग्रुप 4 के एलिमेंट है M उसको डोनेट करता है और कोऑर्डिनेट 4 कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाता है और जो कॉम्प्लेक्स बनता है इसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स। अब जो इंटरमीडिएट कंपाउंड बना है ये लेस स्टेबल है, अनस्टेबल होता है, थोड़ी सी देर के लिए एग्जिस्ट करता है और फ़ौरन से ब्रेक होके फाइनल प्रोडक्ट मींस स्टेबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब हमारे पास टेट्राहेलाइड था MX4, उसको वाटर के साथ रिएक्ट करवाया तो वाटर में जो ऑक्सीजन था उसने अपने लोन पेयर को डोनेट किया है और लोन पेयर किसको डोनेट किए हैं, M को, और उसके साथ एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बना लिए। स्टेप 2 क्या है, in this step 4 HX molecules are eliminated from this unstable intermediate compound and hydroxide of central element is formed. Thus X atom of MX4 molecule are replaced by hydroxide ion। जो स्टेप 2 है इसमें ये होता है कि जो हमारे पास इंटरमीडिएट कंपाउंड है वो कंपाउंड जिसमें ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर M को डोनेट किए हैं वो डिकम्पोज हो जाता है और इसमें से 4 HX मॉलिक्यूल्स रिमूव होते हैं। मींस जो X है हेलाइड वो वाटर के अंदर से हाइड्रोजन को रिमूव करता है। 4 हेलाइड 4 वाटर मॉलिक्यूल से 4 हाइड्रोजन लेके 4 HX मॉलिक्यूल्स रिमूव कर देते हैं। पीछे हमारे पास बन जाता है जो स्ट्रक्चर, उसमें हमारे पास हाइड्रोक्साइड अटैच होते हैं सेंट्रल एटम के साथ। सेंट्रल एटम क्या है, ग्रुप 4 एलिमेंट, ठीक है।
अब यहाँ पे तो हमने ये देख लिया जनरली M जो है वो कोई भी ग्रुप 4 का एलिमेंट हो सकता है और उसकी 2 स्टेप में हाइड्रोलिसिस हो सकती है। पहले स्टेप में एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा और दूसरे स्टेप में हैलोजन एसिड रिमूव हो जाएगा, HX जो एसिड है वो रिमूव होगा और फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगी। अब यहाँ पे हमने ये देखना है क्या ग्रुप 4 जो कार्बन फैमिली है उसका हर एलिमेंट ये हाइड्रोलिसिस क्या देगा। तो हम यहाँ पे ये देखते हैं कि जो फर्स्ट एलिमेंट है कार्बन उसकी हाइड्रोलिसिस नहीं होती। कार्बन जो है वो हाइड्रोलिसिस, कार्बन का जो टेट्राहेलाइड है वो हाइड्रोलिसिस नहीं करता, जबकि कार्बन से ऑनवर्ड सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन जो है वो ये हाइड्रोलिसिस जो है वो कर सकते हैं। इसकी रीज़न क्या है, वाई द टेट्राहेलाइड्स ऑफ कार्बन आर नॉट हाइड्रोलाइज्ड वाइल दोज ऑफ सिलिकॉन, जर्मेनियम एंड टिन गेट रेडिली हाइड्रोलाइज्ड। क्यों कार्बन का टेट्राहेलाइड हाइड्रोलाइज नहीं हो सकता जबकि सिलिकॉन, जर्मेनियम और टिन का जो टेट्राहेलाइड है वो फ़ौरन से हाइड्रोलाइज हो जाता है। तो इसकी रीज़न ये है कि जैसा कि हमें पता है कार्बन सेकेंड पीरियड से बिलोंग करता है और सेकेंड पीरियड में जो डी ऑर्बिटल है वो स्टार्ट नहीं होती। डी ऑर्बिटल जो है वो नेक्स्ट आगे की जो पीरियड है उनमें स्टार्ट होती है। सेकेंड पीरियड में जो 2 डी ऑर्बिटल है वो एग्जिस्ट नहीं करती। तो जो कार्बन है उसमें कोई भी डी ऑर्बिटल नहीं होती। अब जो कॉम्प्लेक्स इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनता है उसमें जो ऑक्सीजन अपने लोन पेयर डोनेट कर रहा होता है वो ग्रुप 4 के एलिमेंट की डी ऑर्बिटल, एम्प्टी डी ऑर्बिटल में डोनेट कर रहा है। तो अगर ग्रुप 4 का कोई ऐसा एलिमेंट है जिसके पास डी ऑर्बिटल नहीं है तो वाटर मॉलिक्यूल जो है उसका, वाटर का जो ऑक्सीजन है वो अपना लोन पेयर किसको डोनेट करेगा। तो इसका मतलब यह है कि हाइड्रोलिसिस नहीं होगी। इस वजह से जो कार्बन है क्योंकि उसके पास डी ऑर्बिटल नहीं है तो वाटर में जो ऑक्सीजन है वो अपने लोन पेयर डोनेट नहीं कर सकता, इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स नहीं बनता, तो हाइड्रोलिसिस पॉसिबल नहीं होती। सो वी नो दैट कार्बन एटम बीइंग अ मेंबर ऑफ सेकेंड पीरियड ऑफ द periodic table has no d orbital in its valence shell and hence it is unable to accommodate the lone pair donated by the donor oxygen atom of water molecule to form an unstable intermediate compound। स्टूडेंट्स में आप लास्ट स्लाइड, अगर इस स्लाइड में आप देखें तो जो वाटर मॉलिक्यूल 4 हैं ये M के साथ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। आपको पता है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड वो होती है जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही मॉलिक्यूल से आ रहे होते हैं। तो यहाँ पे जो वाटर में ऑक्सीजन है वो अपना लोन पेयर डोनेट कर रहा है। तो 4 वाटर मॉलिक्यूल 4 लोन पेयर डोनेट कर रहे हैं और वो लोन पेयर जो M एलिमेंट है मीन्स ग्रुप 4 का एलिमेंट उसकी डी ऑर्बिटल में जा रहे हैं। तो अगर यहाँ M की जगह कार्बन होगा तो कार्बन के पास डी ऑर्बिटल नहीं होती, तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकेंगे, इसलिए कार्बन के टेट्राहाइलाइड्स में हाइड्रोलिसिस नहीं होती। Thus the tetrahalides of carbon are not hydrolyzed. On the other hand जो सिलिकॉन, जर्मेनियम और टिन हैं they have the vacant d orbital, उन लोगों के पास vacant d orbital होती हैं जिसकी वजह से वो ऑक्सीजन से लोन पेयर ले लेते हैं और कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और हाइड्रोलिसिस परफॉर्म कर सकते हैं। The ease with which the tetrahalides are hydrolyzed by water decreases from silicon to tin as the metallic character of the central atom increases in this order। अब यहाँ पे ट्रेंड बताया है कि हमने पहले तो ये बात बता दी कि कार्बन का टेट्राहेलाइड हाइड्रोलाइज नहीं हो सकता क्योंकि कार्बन के पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल है ही नहीं कार्बन के पास, इसलिए वो हाइड्रोलिसिस नहीं करता। सिलिकॉन, टिन और सिलिकॉन, जर्मेनियम और अगर हम टिन की बात करते हैं तो इनके पास डी ऑर्बिटल होती हैं तो ये हाइड्रोलिसिस करते हैं। लेकिन अगर हम हाइड्रोलिसिस को कंपेयर करें किस में ज़्यादा है और किस में कम, तो जैसे हम डाउनवर्ड मूव करते हैं तो हाइड्रोलिसिस भी कम होती चली जाती है। जैसे जो सिलिकॉन का टेट्राक्लोराइड है वो सबसे ज़्यादा हाइड्रोलिसिस करता है, जर्मेनियम टेट्राक्लोराइड उससे कम हाइड्रोलिसिस करेगा और जो टिन टेट्राक्लोराइड है वो सबसे कम हाइड्रोलिसिस करेगा। इसकी रीज़न मेटालिक कैरेक्टर पे डिपेंड करती है क्योंकि जब हम डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज़ कर रहा है, मेटालिक कैरेक्टर के इंक्रीज़ करने से जो हाइड्रोलिसिस है वो डिक्रीज़ कर रही है। Thus germanium tetrahalide and tin tetrahalides are less readily hydrolyzed than silicon tetrahalides। जो सिलिकॉन टेट्राहेलाइड हैं वो उनमें हाइड्रोलिसिस ज़्यादा होती है कंपैरेटिव टू जर्मेनियम एंड टिन टेट्राहेलाइड्स। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन ये है, ऑन व्हाट फैक्टर हाइड्रोलिसिस ऑफ टेट्राहेलाइड्स ऑफ फोर्थ ग्रुप एलिमेंट्स डिपेंड्स अपॉन। फोर्थ ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनकी टेट्राहेलाइड्स की हाइड्रोलिसिस किन फैक्टर पे डिपेंड करती है। सो टेट्राहेलाइड्स की जो हाइड्रोलिसिस है वो 2 फैक्टर पे डिपेंड करती है, एक है अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल और दूसरा है मेटालिक कैरेक्टर।
कार्बन का टेट्राहेलाइड हाइड्रोलिसिस नहीं करता क्योंकि उसके पास डी ऑर्बिटल नहीं है, जब बाकी एलिमेंट्स जो हैं उन सब के पास डी ऑर्बिटल है। लेकिन जैसे जैसे हम डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है। मेटालिक कैरेक्टर का हाइड्रोलिसिस के साथ इन्वर्स रिलेशनशिप है, जितना मेटालिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा हाइड्रोलिसिस कम होगी। तो जब हम डाउनवर्ड मूव करते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है, इसलिए हाइड्रोलिसिस डिक्रीज करती है। अब मेटालिक कैरेक्टर हाइड्रोलिसिस के इन्वर्सली रिलेटेड क्यों है? क्योंकि अगर एक एलिमेंट का मेटालिक कैरेक्टर ज़्यादा है, इसका मतलब है उसके पास जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो फर्दर वाटर मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन्स कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू तो नहीं लेगा ना, इसलिए हाइड्रोलिसिस कम होगी। तो जिनका मेटालिक कैरेक्टर ज़्यादा होता है उनमें हाइड्रोलिसिस कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन शो लेस हाइड्रोलिसिस, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड और टिन टेट्राक्लोराइड। सो व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस ड्यू टू विच हाइड्रोलिसिस डिक्रीजेस। सो सिलिकॉन टिन टेट्राक्लोराइड शो लेस हाइड्रोलिसिस देन सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड। टिन का जो टेट्राक्लोराइड है उसकी हाइड्रोलिसिस कम होती है क्योंकि टिन का मेटालिक कैरेक्टर ज़्यादा है। ठीक हो गया, क्योंकि टिन लास्ट एलिमेंट है और मेटालिक कैरेक्टर डाउनवर्ड इंक्रीज करता है, और जो सिलिकॉन है उसका मेटालिक कैरेक्टर कम होने की वजह से उसकी जो हाइड्रोलिसिस है उसके टेट्राहेलाइड की वो ज़्यादा होगी। So it may be mentioned here that empty orbitals are always available with any atom and they can be utilized if sufficient energy is provided for the reaction to occur. अगर हम जनरली टेट्राहेलाइड्स की हम बात कर रहे थे लास्ट स्लाइड में, तो हमने ये कहा था कि कार्बन के पास जो है वो डी ऑर्बिटल नहीं होता, इस वजह से वो कॉम्प्लेक्स इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स वाटर के साथ नहीं बनाता और उसके कार्बन के टेट्राहेलाइड की हाइड्रोलिसिस नहीं होती। अब यहाँ पे हम ये कहते हैं कि जनरली हमारे पास हर एलिमेंट या एटम के पास जो है वो एम्प्टी ऑर्बिटल अवेलेबल होती हैं, और वो एम्प्टी ऑर्बिटल तब यूटिलाइज होती हैं जब हम सफिशेंट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं रिएक्शन को। ठीक हो गया, तो अगर हम कार्बन के टेट्राक्लोराइड को स्टीम के साथ, सुपर हीटेड स्टीम के साथ रिएक्ट करवाएं तो हाइड्रोलिसिस पॉसिबल हो जाएगी, क्योंकि हम एनर्जी देंगे और मैक्सिमम एनर्जी देंगे, सुपर हीटेड स्टीम यूज़ करेंगे, तो जब मैक्सिमम एनर्जी देंगे तो रिएक्शन पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि हर एलिमेंट के पास एम्प्टी ऑर्बिटल होती हैं और वो तब यूटिलाइज होती हैं जब हम सफिशिएंट एनर्जी रिएक्शन को प्रोवाइड करते हैं। तो अगर हम कार्बन के टेट्राक्लोराइड को सुपर हीटेड स्टीम से रिएक्ट करवाएंगे तो कार्बन फॉस्जीन गैस COCl2 फॉस्जीन गैस रिजल्ट में बनेगी और साथ में HCl गैस इवॉल्व होगी। ठीक हो गया। अब हमने यहाँ पे देखा है कि पहले हमने ये बात की थी कि कार्बन का टेट्राहेलाइड जो है डी ऑर्बिटल ना होने की वजह से इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता और उसकी हाइड्रोलिसिस नहीं होती, और अब हम ये देख रहे हैं कि हर एलिमेंट या जो हर एटम होता है उसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल मौजूद होती हैं, लेकिन वो तब यूटिलाइज होती हैं जब हम उसको एक्स्ट्रा कंडीशन देते हैं। ठीक हो गया, एनर्जी देते हैं। तो यहाँ पे अब हमने जस्ट वाटर के साथ रिएक्ट करवा रहे थे कार्बन टेट्राक्लोराइड को, तो वो रिएक्ट नहीं कर रहा था, ठीक है, कोल्ड वाटर के साथ। अब हम सुपर हीटेड स्टीम जब यूज़ करेंगे तो कार्बन का टेट्रा जो क्लोराइड है वो रिएक्ट करेगा, हाइड्रोलिसिस होगी और प्रोडक्ट में फॉस्जीन गैस बनेगी। Hydrolysis of tetrahalides of lead follows essentially the same pattern, but due to the instability of tetravalent compound of lead, some decomposition of lead tetrachloride to lead chloride also take place. अब अगर हम लेड के टेट्राक्लोराइड की डिकम्पोजिशन की बात करते हैं, हाइड्रोलिसिस की बात करते हैं, तो लेड का टेट्राक्लोराइड जो है वो वाटर की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइज हो जाता है और रिजल्ट में लेड ऑक्साइड बनता है और HCl गैस बनती है। लेकिन क्योंकि जो लेड का टेट्राक्लोराइड है वो रूम टेम्परेचर पे स्टेबल नहीं होता, लेड टेट्राक्लोराइड में लेड पे +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है और लेड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में लेस स्टेबल होता है, इसलिए लेड का जो टेट्राक्लोराइड है वो रूम टेम्परेचर में कुछ डिकम्पोज हो जाता है और कन्वर्ट हो जाता है लेड 2 क्लोराइड में और क्लोरीन गैस इवॉल्व हो जाती है। लेकिन अगर लेड का पोर्शन बचता है लेड टेट्राक्लोराइड का और वो हाइड्रोलाइज हो जाता है तो रिजल्ट में लेड ऑक्साइड बनता है और HCl बनता है। अब आप ये देख सकते हैं कि जो लेड का टेट्राक्लोराइड है उसकी हाइड्रोलिसिस डिफरेंट है एज कम्पेयर टू हाइड्रोलिसिस ऑफ सिलिकॉन, जर्मेनियम एंड टिन टेट्राक्लोराइड। सिलिकॉन, जर्मेनियम और टिन के टेट्राक्लोराइड्स की हाइड्रोलिसिस डिफरेंट तरीके से होती है, लेड के टेट्राक्लोराइड की हाइड्रोलिसिस डिफरेंट होती है, और इसकी रीज़न क्या है? लेड का एक्सेप्शनल बिहेवियर। और ये एक्सेप्शनल बिहेवियर क्यों है? ड्यू टू द रीज़न दैट लेड जो है वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में अनस्टेबल होता है और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में मोर स्टेबल होता है।
Accepting the tetrahalides of carbon, those of silicon, germanium, tin and lead react with halide ion and form the hexa-halo complex ion like hexafluorosilicon, similarly hexa-halogermanium for example. अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको बताया गया है कि जो हमारे पास सिलिकॉन के, जर्मेनियम के और टिन के टेट्राहेलाइड्स होते हैं और लेड के, एक्सेप्ट कार्बन, कार्बन के अलावा बाकी जितने भी एलिमेंट है सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, इनके जो टेट्राहेलाइड्स होते हैं अगर उनको फर्दर और हेलाइड आयन प्रोवाइड किए जाएं, मींस अगर उनमें HCl कंसनट्रेटेड HCl डाला जाए उनको हेलाइड आयन मिल जाएंगे, तो हेलाइड आयन लेके वो कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स वो होता है जो स्क्वायर ब्रैकेट में एग्जिस्ट करता है, जिसमें जो लिगेंड्स हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, वो सेंट्रल एलिमेंट या सेंट्रल एटम जो होता है, सेंट्रल मेटल एटम, उसके साथ जो है वो अटैच होते हैं। तो यहाँ पे जो SiF6 होल स्क्वायर -2 है और Ge जर्मेनियम X6 होल ट्वाइस है, -2 है, दैट इज़ अ कॉम्प्लेक्स आयन। और ये किस तरह से बन रहा है, जो टेट्राहेलाइड्स हैं अगर उनको हम फर्दर हेलाइड आयंस और प्रोवाइड करते हैं HCl डाल के, कंसनट्रेटेड HCl डाल के, तो जो उनके टेट्राक्लोराइड्स हैं वो फर्दर कन्वर्ट हो जाएंगे कॉम्प्लेक्स आयंस में। स्टूडेंट यहाँ पे हमारा क्लोराइड का टॉपिक एंड हो गया। अब हम डिस्कस करेंगे ग्रुप 4 कार्बन फैमिली ऑक्साइड्स डिस्कस करेंगे, ऑक्साइड्स ऑफ ग्रुप 4 एलिमेंट्स। ग्रुप 4 के जो एलिमेंट्स हैं वो दो तरह के ऑक्साइड्स शो करते हैं, मोनो ऑक्साइड्स भी शो करते हैं और डाई ऑक्साइड्स भी शो करते हैं। हम दोनों तरह के ऑक्साइड्स को डिस्कस करेंगे और उनके एसिड बेस बिहेवियर को डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की स्ट्रक्चर को देखें, सो इट इज़ गैस, ये एक गैस है। द डाइपोल मोमेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज़ 0। इसकी डाइपोल मोमेंट 0 इसलिए है, एक लीनियर मॉलिक्यूल है। नेट डाइपोल मोमेंट 0 है, इसलिए डाइपोल मोमेंट 0 होने की वजह से एक नॉन पोलर कंपाउंड है। ठीक हो गया, सो लीनियर स्ट्रक्चर है, नॉन पोलर कंपाउंड है, डाइपोल मोमेंट 0 है। अ ट्राइटॉमिक मॉलिक्यूल, इसमें 3 एटम हैं, 2 ऑक्सीजन एटम है और एक कार्बन एटम है, विद sp2 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन। और जो सेंट्रल कार्बन एटम है उसकी हाइब्रिडाइजेशन है sp2, वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। Bond length between carbon and oxygen is 115 पिकोमीटर। कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान जो बॉन्ड लेंथ है वो 115 पिकोमीटर है। पिको मीन्स 10⁻⁻12 मीटर, बॉन्ड लेंथ जो है वो 115 पिकोमीटर है। ये हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड की मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टी हैं और आप इमेज में देख सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड की स्ट्रक्चर जो है किस तरह की होती है। एक कार्बन है सेंटर में और उसके साथ 2 ऑक्सीजन एटम अटैच हैं और हर ऑक्सीजन के एटम के साथ 2 बॉन्ड्स हैं, एक पाई बॉन्ड है और एक सिग्मा बॉन्ड है। नेक्स्ट है द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड की स्ट्रक्चर को देखते हैं, सो नो स्पेसिफिक ज्योमेट्री, कार्बन मोनोऑक्साइड की कोई स्पेसिफिक ज्योमेट्री नहीं होती। इसमें एक पाई बॉन्ड, कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान में 3 बॉन्ड्स होती हैं। आप इमेज में इसकी स्ट्रक्चर देख सकते हैं, 3 बॉन्ड है कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान, एक पाई बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड है और एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है। नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास जो है वो है सिलिकॉन डाइऑक्साइड। अगर हम सिलिकॉन डाइऑक्साइड की बात करते हैं, सो इट इज़ अ हार्ड हाई मेल्टिंग सॉलिड। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, लेकिन सिलिकॉन डाइऑक्साइड एक सॉलिड है। अब सॉलिड है जिसका मतलब ये है कि इसके दरमियान जो इंटर एटॉमिक फोर्सेज होंगी बहुत स्ट्रांग होंगी। तो जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल है ये एक सिंपल मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, ये जॉइंट मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एक नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है इसका और नेटवर्क ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स होती हैं, और क्योंकि बहुत ज़्यादा बॉन्ड्स हैं इसलिए स्ट्रॉन्ग इंटर एटॉमिक फोर्सेज हैं, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है और ये सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, हार्ड होता है। इट इज़ अ मैक्रोमोलिक्यूलर कंपाउंड। मैक्रोमोलिक्यूल मीन्स लार्ज मॉलिक्यूल, क्योंकि जॉइंट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो एक लार्ज मॉलिक्यूल है, इन विच सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन एटम्स आर लिंक्ड टुगेदर कोवलेंटली इन अ टेट्राहेड्रल बेसिक यूनिट। Because of its structure, silicon dioxide is non-volatile and hard, unlike carbon dioxide. Carbon dioxide volatile है, गैस है, लेकिन silicon dioxide जो है वो carbon dioxide की तरह नहीं है बल्कि different है। और difference क्या है, ये hard है, non-volatile है और high melting point है इसका। इसमें हर silicon element जो है वो ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड के थ्रू अटैच है और टेट्राहेड्रल एक अरेंजमेंट है और नेटवर्क ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स हैं इधर। अब हम यहाँ पे देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और सिलिकॉन डाइऑक्साइड में डिफरेंस क्या है।
अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड और सिलिकॉन डाइऑक्साइड का डिफरेंस देखें, सो अ ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन एंड सिलिकॉन आर सिमिलर इन हैविंग 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4 कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। अगर हम इनकी सिमिलैरिटीज़ देखें तो कार्बन और सिलिकॉन दोनों के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और दोनों जो हैं वो 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन इनकी स्ट्रक्चर में और इनकी प्रॉपर्टीज़ में बहुत डिफरेंस है और वो डिफरेंस हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहला डिफरेंस है सिलिकॉन एटम्स आर मच लार्जर इन साइज देन कार्बन एटम एंड दस टेंड्स टू बी सराउंडेड बाय मोर ऑक्सीजन एटम। कार्बन का साइज स्मॉल है, सिर्फ 2 ऑक्सीजन एटम इसके साथ अटैच होते हैं, लेकिन सिलिकॉन का क्योंकि लार्ज साइज है एज़ कम्पेयर टू कार्बन, तो इसके साथ लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स जो हैं वो अटैच्ड हैं, सराउंडेड हैं। सेकेंड पॉइंट है सिलिकॉन फॉर्म ओनली सिंगल बॉन्ड विद ऑक्सीजन एटम। अगर हम सिलिकॉन डाइऑक्साइड का जॉइंट स्ट्रक्चर देखें तो हर सिलिकॉन का ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड है, लेकिन कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड होता है। थर्ड पॉइंट है कार्बन फॉर्म्स अ लीनियर मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विद 2 ऑक्सीजन एटम। कार्बन डाइऑक्साइड एक लीनियर मॉलिक्यूल है जिसमें सिर्फ 2 ऑक्सीजन एटम है, जबकि सिलिकॉन एटम इज बॉन्डेड टू 4 ऑक्सीजन एटम इन अ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर विच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड क्रिस्टल। ये पूरा क्रिस्टल है जिसमें पूरा नेटवर्क है जहाँ पे सिलिकॉन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बहुत ज़्यादा और हर डायरेक्शन में स्प्रेड हुई हैं। द सिंपलेस्ट फार्मूला ऑफ सिलिका इज, अगर हम इसकी सिंपलेस्ट फार्मूला निकालें इस पूरे जॉइंट स्ट्रक्चर का सिंपलेस्ट फार्मूला क्या है, तो वो SiO2 है। इसका मतलब है कि SiO2 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, इट इज़ अ रिपीटिंग यूनिट। However, the whole crystal of silicon can be considered as one molecule. वैसे ओवरऑल ये पूरा एक मॉलिक्यूल जाइंट मॉलिक्यूल होता है, मैक्रो मॉलिक्यूल होता है, लेकिन अगर हम इसका एक छोटा सा यूनिट देखें जो बार बार रिपीट हो रहा है वो SiO2 है जो बार बार रिपीट हो रहा है। तो अब यहाँ पे आपने देखा कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में कितना डिफरेंस है। इसी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड एक सिंपल मॉलिक्यूल है, कोवलेंट मॉलिक्यूल है, तो इसके दरमियान में वंडरवॉल फोर्सेज हैं जो वीक फोर्सेज हैं, जल्दी ब्रेक हो जाती हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड वोलेटाइल है, गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जबकि सिलिकॉन डाइऑक्साइड में कोवलेंट बॉन्ड्स हैं और नेटवर्क ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स हैं, तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है, इंटरएटॉमिक फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है, तो इस वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो हाई है और ये हार्ड है, नॉन वोलेटाइल है, सॉलिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं ग्रुप 4 के जितने भी ऑक्साइड्स हैं उनका एसिड बेस बिहेवियर। The oxides of the elements of at the top of group 4 are acidic। अगर हम टॉप के एलिमेंट्स की बात करते हैं कार्बन और सिलिकॉन, तो कार्बन और सिलिकॉन के जो ऑक्साइड्स हैं, मोनोऑक्साइड और डाइऑक्साइड्स, वो एसिडिक नेचर के होते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम डाउनवर्ड मूव करते जाते हैं तो एसिडिटी डिक्रीज करती है और बाकी के जो एलिमेंट्स हैं लाइक जर्मेनियम, टिन एंड लेड वो एम्फोटेरिक नेचर रखते हैं। ठीक है, सो एन ऑक्साइड विच कैन शो बोथ एसिडिक एंड बेसिक प्रॉपर्टी इज सेड टू बी एन एम्फोटेरिक। द ट्रेंड इज देयरफॉर फ्रॉम एसिडिक ऑक्साइड एट द टॉप ऑफ द ग्रुप टूवर्ड्स एम्फोटेरिक वन एट द बॉटम। तो स्टार्टिंग के जो एलिमेंट्स हैं वो एसिडिक हैं, एसिडिक ऑक्साइड्स हैं, मीन जितने भी मोनोऑक्साइड और डाइऑक्साइड हैं कार्बन और सिलिकॉन के वो एसिडिक हैं, जबकि जर्मेनियम और टिन लेड जो है इन तीनों के मोनोऑक्साइड और डाइऑक्साइड एम्फोटेरिक नेचर रखते हैं। सो कार्बन 2 तरह के ऑक्साइड शो करता है, मोनोऑक्साइड एंड डाइऑक्साइड। मोनोऑक्साइड स्लाइटली एसिडिक है जबकि डाइऑक्साइड एसिडिक है। सिलिकॉन का मोनोऑक्साइड एग्जिस्ट नहीं करता, उसका सिर्फ डाइऑक्साइड एग्जिस्ट करता है और वो भी स्लाइटली एसिडिक है, जबकि जर्मेनियम, टिन और लेड के मोनोऑक्साइड भी एग्जिस्ट करते हैं, डाइऑक्साइड भी एग्जिस्ट करते हैं और दोनों जो हैं वो एम्फोटेरिक हैं। अब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, स्टार्ट करते हैं कार्बन एंड सिलिकॉन से, देन मूव करेंगे जर्मेनियम, टिन एंड लेड पे। अब हम 2 पार्ट बना लेते हैं। फर्स्ट पोर्शन हमारे पास है एसिडिक ऑक्साइड्स का, दैट इज कार्बन एंड सिलिकॉन ऑक्साइड। कार्बन से हम स्टार्ट करते हैं। कार्बन के 2 ऑक्साइड हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों एसिडिक हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वीकली एसिडिक है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज़्यादा एसिडिक है। सो कार्बन मोनोऑक्साइड इज यूजुअली ट्रीटेड एज इफ इट वाज अ न्यूट्रल ऑक्साइड। बिल्कुल हम इसको ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे न्यूट्रल है, क्योंकि इसकी एसिडिटी बहुत कम है, बट इन फैक्ट इट इज़ वेरी वेरी स्लाइटली एसिडिक, इट डज नॉट रिएक्ट विद वाटर। बहुत कम एसिडिटी होने की वजह से वाटर के साथ बिल्कुल रिएक्ट नहीं करता, बट इट विल रिएक्ट विद हॉट कंसनट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन टू गिव अ सोल्यूशन ऑफ सोडियम मैथनोएट। अब हम ये कह रहे हैं कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो है तो एसिडिक, लेकिन वेरी वेरी वीकली एसिडिक है। तो वेरी वेरी वीकली एसिडिक होने की वजह से वाटर से रिएक्ट नहीं करता, लेकिन हम प्रूव कैसे करें कि ये वीकली एसिडिक है? अगर हमने प्रूव करना हो कोई चीज़ एसिडिक है तो हम क्या करते हैं, केमिस्ट्री में उसका बेस के साथ रिएक्शन करवा देते हैं। अगर वो एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन दे तो वहाँ से प्रूफ हो जाता है कि ये चीज़ बेस एसिडिक थी तभी बेस के साथ रिएक्ट की है।
अब क्योंकि ये वेरी वेरी वीक एसिड है तो उसके लिए हमें स्ट्रॉन्ग बेस लेनी होगी। स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्ट कर जाता है, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस से रिएक्ट कर जाता है, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड से भी रिएक्ट कर जाती है, लेकिन वीक एसिड वीक बेस से रिएक्ट नहीं करता। तो अब क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड वेरी वीकली एसिडिक है तो हम स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे हॉट कंसनट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो रिजल्ट में हमारे पास जो है प्रोडक्ट बनेगी दैट इज़ अ सॉल्ट। इसको हम सोडियम मैथानोएट भी कहते हैं और सोडियम फॉर्मेट भी कहते हैं। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड जो एसिड है वो बेस से रिएक्ट कर रही है और सॉल्ट दे रही है सोडियम फॉर्मेट, जिसका दूसरा नाम है सोडियम मैथानोएट। The fact that the carbon monoxide react with the basic hydroxide ion shows that it must be acidic। इस रिएक्शन से ये प्रूव होता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड एसिडिक है। जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड कंपैरेटिवली थोड़ी ज़्यादा एसिडिक है, इसलिए ये वाटर से रिएक्ट कर जाती है, लेकिन वाटर के साथ का रिएक्शन बहुत ज़्यादा वीक होता है और रिवर्सेबल होता है। सो द सोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर इज समटाइम नोन एज कार्बोनिक एसिड H2CO3 कार्बोनिक एसिड, बट इन फैक्ट अब ओनली अबाउट 0.1% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हैज़ एक्चुअली रिएक्टेड। कार्बन डाइऑक्साइड जस्ट 0.1% कार्बन से रिएक्ट करती है और जो रिएक्शन है वो रिवर्सेबल है, जो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ज़्यादा है। इसका मतलब है कि जो डिकम्पोजिशन है कार्बोनिक एसिड की वो ज़्यादा हो रही है। लेकिन इस रिएक्शन से हमें ये आइडिया हो रहा है कि रिजल्ट में क्योंकि कार्बोनिक एसिड बन रहा है तो जो ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके एसिड बनाए वो एसिडिक ऑक्साइड होता है। सो कार्बन डाइऑक्साइड इज एसिडिक इन नेचर। अगर ये एसिडिक है तो हम इसको प्रूव करेंगे वाटर के साथ अगर ये एसिड दे रही है तो मतलब एसिडिक है। एसिडिक है तो प्रूफ किस तरह से देंगे, बेस के साथ रिएक्ट करा के न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करवाएंगे। सो हम कार्बन डाइऑक्साइड को रिएक्ट करवाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड से। सोल्यूशन द कोल्ड टू गिव ईदर सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सोल्यूशन डिपेंडिंग ऑन द रिएक्टिंग प्रोपोर्शन। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको हम बेस से रिएक्ट करवाएंगे और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से ये प्रूव करेंगे कि ये एसिडिक है। बेस के साथ ये सॉल्ट देगी और साथ वाटर बनेगा। डिपेंड करता है हमने बेस का कितना प्रोपोर्शन लिया है, 1 मोल लिया है, 2 मोल लिया, उसके अकॉर्डिंग सॉल्ट बनेगा। अगर हम 1 मोल ले रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सॉल्ट बनेगा, जिसे सोडियम बाइकार्बोनेट ही बोलते हैं। और अगर हम 2 मोल्स लेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के तो सोडियम कार्बोनेट का सॉल्ट बनेगा। ठीक है, तो इन रिएक्शन से ये प्रूव होता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड भी एसिडिक है, कार्बन डाइऑक्साइड भी एसिडिक है, क्योंकि जब हम इन दोनों को बेस से रिएक्ट करवाते हैं तो रिजल्ट में सॉल्ट प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट हमारे पास ऑक्साइड है सिलिकॉन डाइऑक्साइड। सिलिकॉन का मोनोऑक्साइड तो एग्जिस्ट नहीं करता, सिर्फ डाइऑक्साइड एग्जिस्ट करता है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड डज नॉट रिएक्ट विद वाटर बिकॉज ऑफ द डिफिकल्टी ऑफ ब्रेकिंग अप द जाइंट कोवलेंट स्ट्रक्चर। लास्ट स्लाइड में आपने देखा है कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड का एक जाइंट कोवलेंट नेटवर्क स्ट्रक्चर है जिसे हम बोलते हैं ये मैक्रो मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इस वजह से जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड है कोवलेंट नेचर होने की वजह से ये वाटर से बिल्कुल रिएक्ट नहीं करता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये एसिडिक नहीं है, वाटर से रिएक्ट नहीं कर रहा, ये एसिडिक है लेकिन वेरी वेरी वीकली एसिडिक है। तो अगर हम इसको स्ट्रॉन्ग बेस मीन सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करवाएं तो ये भी सॉल्ट और वाटर देता है। अगर हम सिलिकॉन डाइऑक्साइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कराते हैं तो सोडियम सिलिकेट का सॉल्ट बनता है और साथ में वाटर प्रोड्यूस होता है। इससे ये कंफर्म हो जाता है कि जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड है या सिलिका है ये एसिडिक नेचर रखता है, तभी ये बेस से रिएक्ट कर रहा है। So you may also be familiar with one of the reaction happening in the blast furnace extraction of iron। अगर आपको याद हो आपने आयरन का एक्सट्रैक्शन प्रोसेस पढ़ा ब्लास्ट फर्नेस में, जिसमें आपने ये देखा है कि जब कैल्शियम ऑक्साइड को सिलिकॉन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करवाते हैं तो रिजल्ट में कैल्शियम सिलिकेट बनता है। ये रिएक्शन भी ये प्रूफ है कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड एसिडिक है, क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड बेस है, लाइमस्टोन बेस है और जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड है वो एसिड है और एसिड बेस्ड रिएक्शन से सॉल्ट बनता है कैल्शियम सिलिकेट का। अब यहाँ पे क्वेश्चन है व्हाट इज स्लैग एंड हाउ इट इज़ फॉर्म्ड। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए ऐड किया है कि जो कैल्शियम सिलिकेट है इसको हम स्लैग बोलते हैं। सो स्लैग एक्चुअली होती क्या है, कैल्शियम सिलिकेट इन लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड स्लैग। इट इज़ फॉर्म्ड व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड इज रिएक्टेड विद सिलिकॉन डाइऑक्साइड। जब हम सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो एसिड है, एसिडिक ऑक्साइड है, उसको बेसिक ऑक्साइड मीन्स कैल्शियम ऑक्साइड से रिएक्ट करवाते हैं तो रिजल्ट में हमारे पास सॉल्ट बनता है। और आप लोगों ने इस चैप्टर के स्टार्ट में पढ़ा है कि एसिडिक ऑक्साइड और बेसिक ऑक्साइड के रिएक्शन से सॉल्ट और वाटर बनता है, दैट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब यहाँ पे हमने कार्बन और सिलिकॉन के ऑक्साइड्स को ख़त्म कर लिया। आज का हमारा लास्ट टॉपिक है जर्मेनियम, टिन एंड लेड ऑक्साइड।
जर्मेनियम, टिन और लेड, इन तीनों के ऑक्साइड बिल्कुल एक जैसे होते हैं, मोनोऑक्साइड भी इनके एक जैसे होते हैं और डाइऑक्साइड भी एक जैसे होते हैं। और नेचर क्या होती है, एम्फोटेरिक, मींस बोथ एसिडिक बिहेवियर भी शो करते हैं और बेसिक बिहेवियर भी शो करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, और ऑक्साइड किसके देख रहे हैं, जर्मेनियम, टिन एंड लेड के। मोनोऑक्साइड का एसिडिक बेसिक बिहेवियर देख रहे हैं। दीज ऑक्साइड्स ऑल रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट, क्योंकि ये बेसिक ऑक्साइड है, मोनोऑक्साइड जो है बेसिक हैं, तो अगर हम इनको एसिड से रिएक्ट कराते हैं कंसनट्रेटेड HCl के साथ, तो रिएक्शन प्रोसीड करेगा और रिजल्ट में सॉल्ट बनेगा। मींस जर्मेनियम डाइक्लोराइड, टिन डाइक्लोराइड और लेड डाइक्लोराइड का सॉल्ट बनेगा और साथ में वाटर बनेगा। मैंने यहाँ पे X जनरली यूज़ किया है, क्योंकि आप X की जगह जर्मेनियम भी लिख सकते हैं, टिन भी लिख सकते हैं और लेड भी लिख सकते हैं, ठीक है। So lead 2 chloride is fairly insoluble in water, and instead of getting a solution, जो lead 2 chloride है वो वाटर के अंदर जो है, जो उसका जब lead 2 chloride बनेगा तो वाटर के अंदर insoluble होगा। insoluble होने की रीज़न क्या है कि it would form an insoluble layer over the lead 2 oxide if you were to use dilute hydrochloric acid, stopping the reaction from going on। अगर हम dilute hydrochloric acid यूज़ करेंगे तो रिएक्शन वहीं पे स्टॉप हो जाएगा और जो X मींस लेड डाइक्लोराइड है वो जो अटैच हो जाएगा एट द सरफेस ऑफ मोनोऑक्साइड, मींस जो मोनोऑक्साइड है लेड का उसकी सरफेस के ऊपर जाके अटैच हो जाएगा और रिएक्शन वहीं पे स्टॉप हो जाएगा अगर हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज़ करते हैं। सो हम लोग क्या करते हैं कि जो लेड ऑक्साइड है, लेड का मोनोऑक्साइड, उसके केस में मींस जर्मेनियम मोनोऑक्साइड और टिन मोनोऑक्साइड में तो हम लोग जनरली कोई भी एसिड यूज़ करें मैटर नहीं करता, लेकिन लेड ऑक्साइड के केस में हम कंसनट्रेटेड HCl यूज़ करते हैं। कंसनट्रेटेड HCl की प्रेजेंस में जो हमारे पास डाइक्लोराइड बनता है, वो डाइक्लोराइड जो कंसनट्रेटेड HCl के अंदर क्लोराइड आयंस हैं, उन क्लोराइड आयंस को लेता है और लेड का टेट्राक्लोराइड बना देता है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स बना देता है, टेट्राक्लोराइड का कॉम्प्लेक्स बनाता है, लेड कॉम्प्लेक्स बनाता है। However, in this example, we are talking about using concentrated hydrochloric acid. The large excess of chloride ion in the concentrated acid react with the lead 2 chloride to produce soluble complex such as lead tetrachloride. These ionic complexes are soluble in water and so the problem disappears. यहाँ पे क्या हमने प्रॉब्लम को डिसअपियर किया है, प्रॉब्लम ये था कि जर्मेनियम और टिन के जो मोनोऑक्साइड थे उनको अगर हम एसिड के साथ रिएक्ट करवाएं तो वो एज अ बेस सेक करके सॉल्ट बना देते और उनकी जो सॉल्ट बनते थे डाइक्लोराइड्स वो वाटर में सॉल्युबल हो जाते थे। लेकिन जब हमने लेड का मोनोऑक्साइड लिया है और उसको एसिड के साथ ट्रीट कराया है तो लेड डाइक्लोराइड का सॉल्ट बना है जो वाटर के अंदर इनसॉल्युबल था और उसने लेड ऑक्साइड की सरफेस के ऊपर कोटिंग कर ली है और रिएक्शन को स्टॉप कर दिया। तो हमने किया है लेड ऑक्साइड के केस में कॉन्सनट्रेटेड हॉट HCl डाला है। कॉन्सनट्रेटेड हॉट HCl डालने से जो लेड मोनोऑक्साइड है वो जब HCl से रिएक्ट करता है लेड का सॉल्ट बनाता है, लेड 2 क्लोराइड और वाटर बनाता है। अब जो लेड 2 क्लोराइड बनता है वो कंसनट्रेटेड HCl के जो क्लोराइड आयंस हैं उनको लेके लेड का कॉम्प्लेक्स बना देता है और जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो वाटर सॉल्युबल हो जाता है। ठीक हो गया, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। नेक्स्ट है एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। अगर हम मोनोऑक्साइड जो जर्मेनियम, टिन और लेड के मोनोऑक्साइड हैं इनकी एसिडिक नेचर देखें तो हमें इनको बेस से रिएक्ट करवाना पड़ेगा। तो अगर हम जर्मेनियम, टिन और लेड का मोनोऑक्साइड लें और उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड मीन कंसनट्रेटेड बेस है उसके साथ रिएक्ट करवाएं तो रिजल्ट में हमारे पास प्लम्बेट 2 आयंस बनते हैं। दैट इज प्लम्बेट 2 आयन इज XO2-2। यहाँ पे आयन है जनरली, तो अगर हम यहाँ पे सोडियम लें तो सोडियम प्लम्बेट बनेगा, ठीक है, सोडियम प्लम्बेट बनेगा और साथ में वाटर बनेगा। सो दिस इज एक्चुअली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जिसमें XO जो है वो मोनोऑक्साइड है, X जनरली जर्मेनियम, टिन और लेड, कोई भी आप यहाँ पे लिख लें, जनरल X एलिमेंट है, मोनोऑक्साइड है, उसको हमने बेस से रिएक्ट करवाया है क्योंकि ये एम्फोटेरिक है तो बेस की प्रेजेंस में एज अ एसिड एक्ट करेगा और रिजल्ट में सॉल्ट बनाएगा और साथ में वाटर बनाएगा और सॉल्ट क्या बनेगा, प्लम्बेट 2 का सॉल्ट बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास हैं डाइऑक्साइड्स। अगर हम डाइऑक्साइड्स की बात करते हैं जर्मेनियम, टिन और लेड के, तो वो भी एम्फोटेरिक हैं। तो सबसे पहले हम उनका एसिडिक नेचर देखेंगे और बेसिक नेचर देखेंगे और बाद में हम उनका एसिडिक नेचर देखेंगे। सो बेसिक नेचर देखने के लिए हम उनको एसिड से रिएक्ट करवाना पड़ेगा। तो अगर हम जर्मेनियम, टिन और लेड के डाइऑक्साइड को लें XO2, जब जिसमें X जनरली जर्मेनियम, टिन और लेड तीनों में से कोई भी हो सकता है, और उसको कंसनट्रेटेड HCl से ट्रीट कराएं तो रिजल्ट में हमारे पास सॉल्ट बनेगा टेट्राक्लोराइड का, ठीक है, जर्मेनियम टेट्राक्लोराइड, टिन टेट्राक्लोराइड या लेड टेट्राक्लोराइड, डिपेंड करता है कौन सा एलिमेंट हमने लिया। टेट्राक्लोराइड का सॉल्ट बनेगा और वाटर प्रोड्यूस होगा।
These will react with excess chloride ions in the hydrochloric acid to give complexes. और अगर हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड लिया है तो जो हमारे पास टेट्राक्लोराइड बना है सॉल्ट, वो हेलाइड आयंस लेगा और कॉम्प्लेक्स बना देगा, दैट इज़ XCl6-2, जिसमें X जो है जर्मेनियम, टिन एंड लेड कोई भी हो सकता है. इन केस ऑफ लेड 4 ऑक्साइड, अगर हम लेड का ऑक्साइड देखते हैं, lead का डाइऑक्साइड देखते हैं, so reaction has to be done with ice cold hydrochloric acid. If the reaction is done any warmer, the lead 4 chloride decompose to give lead 2 chloride and chlorine gas. अगर हमने lead के डाइऑक्साइड का रिएक्शन कराना है HCl के साथ तो हमें कोल्ड आइस कोल्ड HCl लेना होगा, क्योंकि lead का जो 4 मैंने आपको बताया था lead +2 में स्टेबल होता है, तो +4 में अगर हम lead का लेंगे, डाइऑक्साइड लेंगे lead का, तो डाइऑक्साइड में तो lead पे +4 चार्ज होगा, तो वो अनस्टेबल होगा, रूम टेम्परेचर पे डिकम्पोज जाएगा. तो अगर हमने इसको डिकम्पोजिशन से बचाना है तो हम उसको आइस कोल्ड हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट कराएंगे. ठीक हो गया. This is an effect of the preferred oxidation state of lead being +2 rather than +4. ये बात मैं पहले आपको बता चुकी हूँ कि lead की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है और वो मोनो ऑक्साइड में +2 की फॉर्म एग्जिस्ट करता है. अगर हम lead का डाइऑक्साइड लेते हैं तो उसमें lead पे +4 चार्ज होता है, और अगर हम डाइऑक्साइड का HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं तो रूम टेम्परेचर पे वार्म HCl की प्रेजेंस में तो lead डाइऑक्साइड डिकम्पोज हो जाएगा और कन्वर्ट हो जाएगा lead मोनो ऑक्साइड में. तो इसलिए हमें जो HCl लेना है वो कोल्ड आइस कोल्ड HCl लेना. लास्ट पॉइंट है एसिडिक नेचर ऑफ डाइऑक्साइड. अब हमने डाइऑक्साइड के एसिडिक नेचर को देखना है. जो डाइऑक्साइड हैं वो बेसिक नेचर भी रखते हैं और एसिडिक भी रखते हैं. एसिडिक नेचर को प्रूव करने के लिए हमें इसको किसी बेस से रिएक्ट करवाना होगा. तो अगर हम लोग जर्मेनियम, टिन या लेड का डाइऑक्साइड लेते हैं और उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन से रिएक्ट कराते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ स्ट्रॉन्ग कंसंट्रेटेड बेस, तो जनरल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा और रिजल्ट में सॉल्ट बनेगा और सॉल्ट बनेगा और साथ में वाटर बनेगा. ठीक है. सो सम सोर्सेज सजेस्ट दैट द लेड 4 ऑक्साइड नीड्स ऑफन सोडियम मोल्टन सोडियम हाइड्रोक्साइड. इन दैट केस द इक्वेशन इज डिफरेंट. अगर हम लेड के डाइऑक्साइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कराते हैं तो सोडियम प्लम्बेट बनेगा और साथ में वाटर बनेगा. सोडियम प्लम्बेट इज एक्चुअली सॉल्ट ऑफ लेड का सॉल्ट है और साथ में वाटर बनेगा. सो एक्चुअली सिंपल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है. तो यहाँ पे आप लोगों ने लास्ट में ही देखा है कि जो जर्मेनियम, टिन और लेड हैं इनके मोनोऑक्साइड भी एम्फोटेरिक हैं और डाइऑक्साइड भी एम्फोटेरिक हैं. और इसको जस्टिफाई हम किस तरह से करते हैं? जस्टिफाई इस तरह से करते हैं कि क्योंकि वो एम्फोटेरिक हैं तो उनको हम एसिड से मीन्स कंसनट्रेटेड HCl के साथ भी रिएक्ट करवाते हैं और सॉल्ट और वाटर बनता है. और अगर हम इनको कॉन्सनट्रेटेड बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करवाएं तो भी सॉल्ट बनता है. सो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, जिससे ये जस्टिफाई हो जाता है कि मोनोऑक्साइड भी एम्फोटेरिक हैं और डाइऑक्साइड भी एम्फोटेरिक हैं. लेकिन जर्मेनियम और टिन जो हैं उनके मोनोऑक्साइड भी स्टेबल हैं और डाइऑक्साइड भी स्टेबल हैं, क्योंकि वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी एग्जिस्ट करते हैं और +4 में भी स्टेबल होते हैं और एग्जिस्ट करते हैं. लेकिन जो लेड है उसकी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट लेस स्टेबल है और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है. तो आपने इस चीज़ को माइंड में रखना है कि जो लेड का मोनोऑक्साइड है वो तो रूम टेम्परेचर पर स्टेबल होता है, लेकिन जो लेड का डाइऑक्साइड है उसमें लेड पे +4 चार्ज होता है, वो रूम टेम्परेचर में लेस स्टेबल होता है. तो अगर हम लेड मोनोऑक्साइड का HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं तो अगर HCl हॉट कॉन्सेंट्रेटेड भी होता है तो वो रिएक्ट कर जाएगा. लेकिन अगर हमने लेड डाइऑक्साइड का HCl के साथ रिएक्शन कराना है तो HCl आइस कोल्ड होना चाहिए, तभी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा. अदरवाइज जो लेड डाइऑक्साइड है वो डिकम्पोज हो जाएगा लेड मोनोऑक्साइड में और ऑक्सीजन गैस इवॉल्व हो जाएगी. So this is all of our today's lecture. In the next lecture we will inshallah discuss the positive oxidation state, negative oxidation state, inert pair effect and relativistic contraction in group 4 element. So this is all of my lecture. Thank you so much. Allah Hafiz.